मोहन की शादी की आज पहली सालगिरह थी। जमींदार घराने के होने के कारण सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाए जाने का प्रबंध किया गया था। गांव के अलावा आसपास के कई गांवों में भी निमंत्रण भेज दिया गया था। दावत का सारा इंतजाम कर लिया गया था। बस इंतज़ार था तो मोहन का अपनी दुल्हन मोनिका के साथ अभिवादन करने का। स्टेज पूरी तरह सज चुकी थी। सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। नौकर लोग सभी के लिए चाय पीने की व्यवस्था करने लगे थे। सभी की निगाहें स्टेज की ओर अड़ी हुई थीं। लोग मोहन की दुल्हन मोनिका की एक झलक देखने के लिए उतावले हो रहे थे। बड़े घराने की बहू होने के कारण एक वर्ष में भी उनकी एक झलक भी किसी को देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। सारी तैयारी अपने शबाब पर थी। तभी बाजे की हल्की ध्वनि के बीच मोनिका और मोहन आते दिखाई दिए। लेकिन ये क्या, मोनिका तो यहाँ भी लंबा घूंघट किए हुए थी। लोग उसके दर्शन के लिए बेचैन थे। पता नहीं बड़े घराने की क्या रीति रिवाज थे, समझ में नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा। मोनिका यूं ही घूंघट किए रहेगी या हम उसका दर्शन भी ना कर पाएंगे। गजब गांव के सभी लोग आपस में बातें किए गए थे। मोनिका और मोहन धीरे धीरे चलकर स्टेज की ओर पहुंचे। ज्यों ही मिलकर केक काटने के लिए दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया, लोग चिल्लाए, अरे अरे लाला जी, जरा बहू के मुखड़े से तनिक घूंघट तो हटवा दो, हम भी तो दर्शन कर लें अपनी ललियान के। लोगों के आग्रह पर मोहन के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो तनिक घूंघट थोड़ा कर ले। मोनिका को एक वर्ष से सर से पल्लू हटाने की आदत ही नहीं थी, लेकिन उसने सर से घूंघट कम कर लिया, लेकिन हटाया नहीं। लोग अभी भी मोनिका की नाक नक्श ठीक से देख नहीं पा रहे थे। आंखें अभी घूंघट के अंदर ही थीं। लोगों के आग्रह पर उसने मोहन से धीरे से कहा, सुनो जी, अब इससे ज़्यादा घूंघट मैं नहीं हटा पाऊँगी। गांव के सभी लोग बड़े बूढ़े देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमें अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना है। हम समाज में बड़े हैं तो हमारी इज्जत और भी कीमती है, हमारी ज़मींदारी और भी ज़्यादा है। हम अपने बड़े बूढ़े की इज्जत को पलीता तो नहीं करवा सकते ना। मोनिका की बात सुनकर मोहन को लगा मोनिका सही कह रही है। उसने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया, आप सब हमारे पूज्य हैं, हमसे कुछ बड़े भी हैं। आपकी बहू नहीं चाहती कि आप लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए। गांव के बुजुर्गों ने इस बात का समर्थन किया और केक काटने की रस्म पूरी करवा दी। सभी लोग मोनिका के तीखे नैन नक्श देखकर उसकी खूबसूरती के कायल हो गए। लाला की बहू सुंदर होने के साथ अच्छे घराने की है। देखो कितनी समझदारी की बात की है इसने। सच्चा भैया, बड़े लोगों में बड़प्पन नहीं होगा तो क्या छोटे लोगों में होगा। छोटे ही ज़्यादा इतराते हैं। हमारी बहुएं होती तो नंगा नाच करने को तैयार हो जाती। नंगा नाच, सही कह रहे हो भैया, बहू तो बहुत ज़्यादा मालूम होती है। हाँ हाँ, ये संस्कार तो लड़के को उसके माँ बाप से ही मिलते हैं ना। सच कह रहे हो भैया, एकदम सही। यही सब बातें मतलब पूरे गांव वालों में हो रही थी। एक दूसरे से जो कर रहे थे वो आपस में ही बात कर रहे थे और मोनिका के मायके वाले इन सब बातों को सुनकर आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे थे। चलो, हमारी मेहनत सफल रही। मोनिका ने अपने ससुराल में इज्जत बढ़ा दी। सच ही है, लड़की ही अपने माँ बाप के घर हर खानदान का नाम रोशन करती है या मिट्टी में मिला देती है। मोनिका के पिता ये सुनकर अपने मन में विचार करने लगे। लोग पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगे। इधर अब मोनिका उठकर वापस जाने लगी। तभी अचानक वो गिर गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अरे बहू को क्या हुआ, अभी तो अच्छी भली थी। जल्दी जल्दी मोनिका को उठाकर कमरे में लिटाया गया। मोनिका का घूंघट हटा दिया गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, लेकिन मोनिका की आंखें लोगों को एकटक देखे जा रही थीं। दांती भींच गई थी। घर की औरतों ने कहा, मोहन, हमें लगता है बहू को दौरा पड़ गया है, तनिक डॉक्टर को बुला लो। मोहन ने अपने नौकरों को डॉक्टर को बुलाने भेज दिया। गांव की औरतें मोनिका को घेरे घेरे खड़ी थीं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाबू भी आ गए।
उन्होंने मोनिका को देखा। पहली नज़र में उन्हें भी लगा कि मोनिका को शायद दौरा पड़ा है और उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया। मोनिका इंजेक्शन के लगते ही चिल्लाने लगी और मुट्ठी भींच ली। वह आंखें फाड़ फाड़ कर सभी को देखे जा रही थी। उसकी सांस और ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। सभी लोगों के साथ डॉक्टर बाबू भी घबरा गए। डॉक्टर सोचने लगा, एक तो ज़मींदार घराने की बहू, उस पर भूत व्याह था। कुछ गलत गलत तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही गलत लग रहा है मुझे। लेने के देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, लाला जी, मुझे तो कुछ और लगता है। कुछ और? क्या मतलब है तुम्हारा? ज़मींदार ने कहा। इधर गांव की औरतें भी बातें किए जा रही थीं कि ललियान पर हवा का चक्कर लगता है। डॉक्टर का इशारा भी इधर ही था। सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मोहन ने मोनिका के बापू को अकेले में बुलाया। उसने कहा, बापू देखो मोनिका की हालत, और बताओ क्या मोनिका की हालत पहले भी ऐसी होती थी? मोनिका के बापू अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर असमंजस में पड़ गए और बोले, दामाद जी, मेरी बेटी की हालत पहले कभी ऐसी हुई नहीं। ना तो कभी दौरा पड़ा और ना ही कभी ये भूत व्याधा लगी। पता नहीं आज अचानक मेरी लाडली को ये क्या हो गया। बातें चली रही थी कि थोड़ी देर में मोनिका उठकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने लगी। मोनिका के नॉर्मल होते ही घर के सभी लोगों के साथ उसके बापू ने भी राहत की सांस ली। मोनिका की सास ने मोनिका को कपड़े बदलकर आराम करने के लिए कह दिया। सभी लोग खुशी खुशी दावत खाने खिलाने लगे और उसमें व्यस्त हो गए। लेकिन मोनिका की ऐसी हालत देखकर उसके बापू को चैन ना पड़ा। वह मोनिका के कमरे में मोनिका के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगे। जब मोनिका उसे अपने हालचाल बता रही थी तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो बेटा? ये मेरी दिमाग से बाहर है, ज़रा फिर से बताओ, क्या कह रही हो? कि तुम्हें बेहोश होते समय क्या अनुभव हुआ? बापू ने कहा। गंगा बोली, बापू मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेहोश होने से पहले जब मैंने घूंघट ऊपर किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई छाया मेरी ओर बढ़ने लगी और थोड़ी देर में वह गायब हो गई। मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे बदन ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरे होश गुम होने लगे और मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन बेटी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बापू, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो मुझे शादी के बाद ही ऐसा होने लगा है, मोनिका ने कहा। तो क्या तुमने दामाद जी को बताया ये सब? उसके बापू ने पूछा। नहीं बापू, इस बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। पहले तो मैं सोचती थी कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन अब तो इस तरह की घटना मेरे साथ अक्सर होने लगी। मैं पहले आपस में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज आप आए तो ये घटना भी आपके सामने ही घट गई। मोनिका के बापू सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ उसके पूरे परिवार को बुलाया और इस बारे में बात की। पहले तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया, किंतु लोगों के समझाने पर उन्होंने कहा, ठीक है, हम डॉक्टर का इलाज पहले करा लें। शहर जाकर डॉक्टर को सारी बात बताई गई। उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, लेकिन सब नॉर्मल आया था। फिर भी उन्होंने कुछ दवाएं खाने को दी थी और कहा, लाला जी, कुछ दिनों दवाई खिलाओ, फिर बताना। मोनिका कुछ दिनों दवा खाती रही, लेकिन एक दिन उसका ऐसा रूप सामने आया, इसे देखकर दामाद खुद हिल गया, क्योंकि मोनिका अपने घर के नौकर को जिंदा चबा रही थी और ये सब वो पूरे परिवार के सामने कर रही थी। एक अमानव की तरह वो उसे खा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून हो गए थे, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और पूरे बाल एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे। उसके बाद पूरे घर को ये समझ में आ गया कि अच्छा, रक्त पिशाचनी गांव में वापस आ गई है और वो सीधा नई दुल्हन के अंदर आ गई है। पूरे गांव वाले भी इस बात को समझ गए। उस गांव में माना जाता था कि कई साल पहले एक लड़की को
डायन के अंधविश्वास में आकर, मतलब पहले ये कार्यक्रम चलता था गांव में, अगर आपको पता हो तो। गांव में कहा जाता था कि इस लड़की पर डायन आ गई, फलानी लड़की पर डायन आ गई, अगर उसके पति मर गया तो उस पर डायन आ गई। मतलब भूतों के नाम पे काफ़ी अंधविश्वास फैलाया जाता था उस टाइम पर। और उसी अंधविश्वास में एक औरत को बच्चा समेत ज़िंदा जला दिया गया। वो करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। उसकी चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद उसका प्रेत इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरे 40 साल तक गांव में दहशत फैलाई थी। लेकिन एक सिद्ध बाबा ने आकर उसे वहाँ पर पेड़ पे कैद कर दिया था। लेकिन अब जब मोहन की एक शहरी लड़की मोनिका से शादी हुई, तो मोनिका को इतना पता नहीं था कि इस गांव में क्या हादसे हुए हैं, क्या नहीं हुए। उसने सीधा उस पेड़ के पास जाकर पत्तियां तोड़नी चालू करी, जिसके चक्कर में मांत्रिक धागा भी वहाँ से खुल गया, जिसकी वजह से वो रक्त पिशाचनी अब सीधा मोनिका के अंदर आ गई। अब सब यही सोच रहे थे कि अब मोनिका का क्या होगा, क्योंकि वो रक्त पिशाचनी इतनी शक्तिशाली है कि अगर इस गांव के सारे पंडित भी आके उसे रोकें तो भी वो ना रुके। अब उसने पूरे गांव में धीरे धीरे करके नरसंहार करना चालू करा। जिस बीवी को मोहन अपनी किस्मत मानता था, आज वही उसके लिए कोई श्राप बन चुकी थी और गांव का तो शमशान घाट बन चुका था। लेकिन मोहन ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करा, और वो समझदार भी काफ़ी था। तो वो अपने गांव के पास ही मेहिल पर्वत पे नागा साधुओं के पास गया। वहाँ पर नागा साधु आया करते थे और उनका नाम उस समय सिद्धियों में बहुत था और आज भी है। उसने उन नागा साधुओं से काफ़ी विनती करी, काफ़ी नाक रगड़ी, क्योंकि नागा साधु कहीं भी इतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन उसकी विनती, उसकी आंसुओं को देखकर और नरसंहार को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ आना तय करा। उन्हें पता था कि खतरा सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि रक्त पिशाचनी काफ़ी शक्तिशाली थी। लेकिन उन्होंने उस घर को मांत्रिक करा और उन्होंने गांव खाली करने को बोला। उन्होंने वहाँ पर कलाई सिरप छिड़की और उसे पूरे गांव में रक्तों के साथ बिछा दिया। जिसके बाद उन्होंने मोनिका को पकड़ना चाहा, क्योंकि वो रोक तो सकते थे रक्त पिशाचनी को, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोनिका की जान भी बचानी थी। यूँ तो नागा साधुओं को उस रक्त पिशाचनी को रोकने में समय नहीं लगता, लेकिन दिक्कत यही थी कि रक्त पिशाचनी अब एक शरीर के अंदर थी और उस शरीर की रक्षा करना ज़रूरी था। इसलिए नागा साधु ने उस रक्त पिशाचनी को अपने ऊपर लेना सही समझा और उन्होंने यज्ञ किया और रक्त पिशाचनी को प्रकट करने की कोशिश करी और उसे अपना शरीर बलि में देने की कोशिश करी। लेकिन रक्त पिशाचनी उस सौदे में नहीं आई। तब हार कर उस नागा साधु ने मोहन से पूछा, क्या पूरे गांव की जान बचाने के लिए मोनिका को कुर्बान करना सही रहेगा? मोहन अपने दिल से कभी नहीं चाहता था, वो उसे मोनिका को खोना नहीं चाहता था, उससे सच्चा प्यार करता था वो। लेकिन ना जाने क्यों, शायद गांव के लिए उसने मोनिका को कुर्बान करना सही समझा। नागा साधु भी ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक को बचाने के चक्कर में कई लोगों की बलि चढ़ जाती। इसलिए उन्होंने उपाय निकाला और रक्त पिशाचनी को शरीर समेत हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने कंकाल वरण का सहारा लिया। ये एक तांत्रिक विद्या होती है जिसकी मदद से उन साधुओं ने पूरे गांव में कंकाल वरण करा और पूरे गांव में क्षेत्र समिति को आग लगा दी और उस औरत को पेड़ के पास बांधकर उस पेड़ समेत ही जिंदा जला दिया। ये बहुत गलत था, लेकिन हाँ, इसके बाद पूरे गांव का बचना संभव हो पाया, क्योंकि उसे रोकने का और कोई उपाय नहीं बचा था। इसके बाद मोहन पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया और हमेशा मोनिका के ख्यालों में डूबा रहा। लेकिन पूरा गांव
अब सुरक्षित था। हमेशा देखा गया है कि लोग सुनसान सड़कों से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को दहशत बनी रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसी सड़कों पे कभी कोई अनहोनी घट सकती है, जैसे कि चोरी, डकैती, किडनैपिंग या मर्डर। ना जाने किस किस तरह से सड़कों पर ये दहशत पनपती है। पर असम की एक सड़क है जो इन सभी पापों से अछूत होने पर भी काफ़ी भयानक मानी जाती है। और उसका कारण आज राघव और अरुण को पता लगने वाला था। राघव और अरुण अपनी कार को दौड़ाते हुए आश्रम के उस सड़क पर पहुंच गए थे। राघव, शायद हमें उस रोड से नहीं आना चाहिए। हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है यार, राघव ने कहा। पर हम और क्या कर सकते हैं यार? तेरे भाई रविंद्र के अंदर भी जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना जरूरी है। राघव ने ऐसा कहते हुए रविंद्र की ओर देखा, जो पीछे वाली सीट पर आंख बंद करके बैठा था। राघव और अरुण उसे महातांत्रिक ओझा के पास लेके जा रहे थे। अरुण के मन में बहुत हलचल हो रही थी। कुछ अप्रत्याशित होने का डर लग रहा था, लेकिन यार वो कहता भी क्या? उसके भाई रविंद्र की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। बचपन से ही दोनों अनाथ भाई भाई थे। अरुण और रविंद्र अपनी बुआ के घर रहते थे और सब कुछ ठीक ही था। पर पिछले कुछ दिनों से रविंद्र हर सुबह 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज़ में बोलने लगता था। दिन में कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता था, कभी किसी पर हमला कर देता। पहले तो अरुण को लगता था कि उसके भाई रविंद्र को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। अरुण ने कहानियों में पढ़ा था कि भूत रात में आक्रमण हो जाते हैं, और उसका भाई रविंद्र के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। प्रातः की पहली किरण सूर्यास्त तक उसमें कोई नई शक्ति आ जाती थी। दिन भर रविंद्र घर में बांध कर रखा जाता था। बहुत ढूंढने पर अरुण को गुवाहाटी में एक बड़े पुजारी के बारे में पता लगा था, और उसने रविंद्र को उन्हें दिखाया था। उन्होंने ही गुवाहाटी के करीब 200 किलोमीटर की दूर पर बने महातांत्रिक ऊर्जा के शिविर वहाँ पर जाने का कहा था, और ये भी कहा था कि 2 दिन में आ रही अमावस्या के पहले वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस इसी कारण अरुण ने अपने कॉलेज के खास मित्र राघव से हेल्प मांगी, और राघव अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में अरुण और रविंद्र को शिविर तक जल्द से जल्द पहुंचा रहा था। पर आज की रात कुछ ज़्यादा ही शांत थी। गुवाहाटी से शायद 200 किलोमीटर ही आगे पहुंचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। अरुण के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर राघव की आवाज़ ने ब्रेक लगा दी। ओह शिट शिट यार, अरे यार कार बंद अचानक हो गई। अरे यार क्या करें? अरुण ने कहा। नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज़ यार। राघव कार से उतरकर कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। अरुण भी कार से उतर गया। राघव ने कहा, रुको कार को चेक करता हूँ। राघव का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में अरुण को पास में ही एक पुराना काक भगोड़ा दिखा। हे भगवान, ये कितना भयानक लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काक भगोड़ा भला अपने खेतों में क्यों लाएगा? अरुण यार, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, आसपास कोई मदद लेनी चाहिए, अरुण ने कहा। वहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। राघव ने रविंद्र को गोद लिया और अरुण ने कार के दरवाजे लॉक कर कर घर की ओर वो बढ़ गए कि तभी, राघव कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काक भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया। राघव ने भी नज़रों को दौड़ाया। नहीं अरुण, शायद कुछ भ्रम होगा। आखिर रविंद्र के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहाँ से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाए और घर की ओर चलने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। अरुण ने कहा, राघव, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राघव और अरुण दोनों झाड़ियों की ओर देख रहे थे।
झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी और दोनों को दहशत ने घेपेड़ लिया था। अरुण और राघव ने उसके बाद जो दृश्य देखा था उसे देखकर दोनों चौंक उठे थे। वो काग भगोड़े का पुतला कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? राघव ने एक हाथ में रविंद्र को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रखी थी। सचमुच यार, काग भगोड़ा तो गायब हो गया। इतने में झाड़ियां फैलने लगी, मानो उनके बीच कोई चल रहा है। रविंद्र ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। राघव ने कहा, रविंद्र अपनी आंखें बंद कर लो। अरुण, भागो। दोनों पास ही बने घर की ओर भागने लगे कि उतने में झाड़ियों से एक आवाज़ आना बंद हो गई। राघव ने अचानक इतनी शांति राघव को अजीब नहीं लगी। दोनों पीछे मुड़े तो देखा। राघव ने कहा, अचानक इतनी शांति? दोनों पीछे मुड़े तो देखा। अरुण ने कहा, अरे ये तो एक खरगोश है, हम तो खामखाई डर गए थे। खरगोश को देख दोनों की सांस में सांस आई। दोनों घर की ओर बढ़ गए, पर उनका ध्यान नहीं था कि उस खरगोश की आंखें सुर्ख लाल थीं। अरुण और राघव घर तक पहुंचे। राघव ने कहा, कोई अंदर है? प्लीज़ हमारी मदद करें, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। अंदर से आवाज़ आई, कैसी मदद चाहिए? राघव ने कहा, हमारी कार ख़राब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है हमारी? अंदर से फिर आवाज़ आई, आगे जाने की व्यवस्था ज़रूर हो जाएगी। इतना कहते ही उस घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से जो निकला उसे देखकर अरुण, राघव और रविंद्र के पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर काग भगोड़ा था और वहशी हंसी हंसते जा रहा था। रविंद्र को पकड़े हुए राघव पीछे की ओर भागा, पर उसका ध्यान नहीं था कि अरुण दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई थी। अरुण ने कहा, ओह शिट, नो नो। काग भगोड़ा हंसते हुए अरुण के बहुत करीब आ गया था और जब राघव पीछे मुड़ा तो उसे बेहद डरावना विषय दिखाई दिया। वो काग भगोड़ा अरुण की आंखों में मानो कोई किरण प्रोषित कर रहा था। राघव ने कहा, हे भगवान, ये क्या तंत्र है? और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काग भगोड़ा और अरुण दोनों के शरीर गायब हो गए थे। राघव ने कहा, अरुण कहाँ हो तुम? अब मैं क्या करूं? अरुण को शैतान ने अचानक गायब कर दिया। मुझे इस वक्त रविंद्र को पहले बचाना चाहिए। राघव पीछे सड़क की ओर दौड़ा। अरुण गायब हो कैसे गया? इस भूतिया जगह में मैं अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ मदद कर। इतने में उसे एक पुलिस वैन दिखाई दी। राघव उस गाड़ी की तरफ तेजी से लपका। अपने सामने एक लड़के और उसके कंधे पर एक छोटे अपंग बालक को देख वो पुलिस वाहन रुका। कौन हो तुम? राघव की आवाज़ कपकपा रही थी। सर सर सर, प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। मेरा दोस्त अरुण, उसकी जान खतरे में है। उन झाड़ियों में हमला कर दिया हम पे किसी। पुलिस ने कहा, व्हाट? पुलिस ने इस कदर राघव को देखा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऐसी घटना को होने का पहले ही शक था। राघव सहम गया था। पुलिस ने कहा, सर, रात के समय ये जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क की तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्या आपने बोर्ड नहीं देखा था पहले? राघव ने कहा, नहीं सर, वो नहीं दिखा मुझे। सर प्लीज़ मेरी साथ चलिए, मेरा दोस्त अरुण वो खतरे में है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पुलिस ने कहा, क्या क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? राघव झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस वाला झोपड़ी की तरफ देखते जाता था, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। पूरी जगह और फार्म के पास छानबीन के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। राघव ने कहा, अब हम क्या करें सर? प्लीज़ कोई 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 हमारी मदद कीजिए। पुलिस राघव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वादा करती है कि सुबह के वक्त वो दोबारा अच्छे से छानबीन करेंगे और अगर अरुण के बारे में कुछ पता चलेगा तो उसे ज़रूर बताएंगे।
राघव ने कहा, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अभी जाना होगा, किसी से मिलना है मुझे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अब जाने की इजाज़त दें। राघव सोचता है कि वो ये किस तरह की दुर्घटना में पड़ गया है। एक तरफ वो अपने दोस्त की मौत के मुंह में छोड़ के आ गया, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि शायद वो किसी बुरी शक्ति के वश में है, और दूसरी ओर इस बात की अगर वो महातांत्रिक ऊर्जा के पास नहीं पहुंचा तो उनका भाई मर जाएगा। इतने सब के बीच ही थानेदार आकर बोलता है कि राघव की कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। राघव और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो रविंदर को पीछे वाली सीट पर बिठा देते हैं और राघव गाड़ी चलाते हुए महातांत्रिक ऊर्जा के पास आश्रम में पहुंचता है। वो फिर रविंदर को अपने हाथों में उठाकर आश्रम के अंदर पहुंचा देता है। अंदर पहुंचाकर देखता है कि एक कमरे में 15 से 20 लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और तभी महातांत्रिक ऊर्जा का सहायक दास तेजक राघव के पास आता है। दास नमस्ते करता है और कहता है, आप कौन हैं? हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? राघव ने कहा, जय श्री राम, ये मेरा दोस्त रविंद्र है और ये बहुत बुरी हालत में है, कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है। मेरा दोस्त अरुण ने यहाँ पहले भी संपर्क किया था, मैं इसे बाबा जी की शरण में लेकर आया हूँ, उन्हीं से मिलना है मुझे। दास ने कहा, ठीक है, आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। दास राघव को एक कमरे में लेकर आता है। उस कमरे में बहुत सारा भस्म था और खोपड़ियों के कंकाल सामने पड़े थे, और महातांत्रिक ऊर्जा वहीं बीच में बैठे मानो ध्यान में लीन थे। महातांत्रिक ने सादे वस्त्र धारण किए हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था। दास ने कहा, कृपया रविंद्र को यहाँ बाबा के सामने लिटा दो और तुम बैठ जाओ। राघव रविंद्र को महातांत्रिक के सामने लिटा देता है और बैठ जाता है। बाबा रविंद्र के सर पर अपना हाथ रखते हैं और राघव उनकी तरफ देखता है। महातांत्रिक ओझा उससे कहते हैं, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ लग रहा है। राघव ने कहा, तो बाबा आप क्या कर सकते हैं? अब क्या करना होगा वैसे आप बता सकते हैं मुझे? महातांत्रिक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, 30 दिनों में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा, उसी बीच हम रविंद्र को ठीक कर सकते हैं। अभी तुम जा सकते हो और 30 दिनों बाद ही लौट कर आना। यदि रविंद्र को लेकर कुछ भी ज़रूरी होगा तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे। राघव ने कहा, बाबा जी कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा दोस्त अरुण, कल रात एक काग भगोड़े ने हमला कर दिया उस पर। मैं सोच रहा था अगर आप उसकी मदद कर सकते। महातांत्रिक ने कहा, एक काग भगोड़े? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। राघव महातांत्रिक को सारी बात विस्तार में बता रहा था। महातांत्रिक ने कहा, देखो, ये सब सुनकर यही लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। वो बुरी शक्ति जिसने रविंद्र को कोमा की हालत में पहुंचाया है, उसी ने अरुण पर भी हमला किया है। हमें अरुण को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो भी काग भगोड़ा बन जाएगा। उसके बाद वो बाबा को लेकर वहीं पहुंचता है जहां उसे काग भगोड़ा दिखा था। उसके बाद बाबा वहाँ की मिट्टी जहाँ पर काग भगोड़ों ने पहले देखा था उसे अपने हाथों में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये मिट्टी शापित है, और ये मिट्टी ही नहीं, ये पूरी जगह शापित है। फिर बाबा अचानक से राघव से पूछते हैं, राघव, क्या रविंद्र या फिर अरुण यहाँ से कभी आए थे या गए थे? कुछ उनसे रिलेटेड यहाँ का कुछ है जो शायद उन्होंने बताया हो? राघव को ये सुन के कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी रविंद्र के पापा को कॉल करता है और इस जगह के बारे में बताता है, उन्हें सारी घटना भी बता देता है। तो उसके पापा घबराते हुए कहते हैं, बेटा, हमारी वहाँ पर ज़मीन है जिस पर हमारे लोगों ने कब्जा कर लिया था। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा, उन्होंने ये सब बताया है। बाबा कहते हैं, बेटा, सिर्फ रविंद्र के पापा ने नहीं, बल्कि ये पूरी जगह यहाँ के आदिवासियों की थी जिस पर वो कई सालों से रह रहे थे। लेकिन पुराने समय में जाति प्रथा ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से ऊंची जात वालों ने
उन ट्राइब्स को यहाँ से मार कर भगा दिया और उनसे उनकी ये जड़ा हड़प ली। और इस रोड पे तुम जितने भी घर देख रहे हो उनमें एक भी इंसान नहीं रहता, लेकिन ये जो घर हैं ये उनकी मौत के ऊपर बनाए गए हैं। उन आदिवासियों ने मरते मरते इस जगह को श्रापित कर दिया था, इसलिए रात में तो दूर की बात, यहाँ दिन में भी एक गाड़ी नहीं निकल पाती। 2 पैसों के लालच में आकर उन लोगों ने जिस ज़मीनों पर कब्जा करा है वो कोई आम ज़मीन नहीं, वो जिंदा शमशान घाट है जिस पे मौत रात दिन नाचती है। और अब अरुण शायद ज़िंदा नहीं रहा और तुम्हारे लिए खैर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। और रही बात रविंद्र की, तो उसे 30 दिन बाद ले आना, उसे मैं बचा लूँगा। लेकिन ध्यान रहे फिर कभी इस सड़क से आना जाना मत करना, क्योंकि अब तुम भी उन लोगों में जुड़ चुके हो। इसके बाद राघव अपने घर पे चला तो गया, लेकिन उसे अरुण की याद सता रही थी। उसे उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि एक सफ़र के अंदर उनने राघव को खो दिया, अरुण को खो दिया। ये जो भी था बहुत गलत था। अब वो उसके माँ बाप को क्या जवाब देगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने उसके माँ बाप को सब बता दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके माँ बाप ये बिल्कुल जल्दी मान गए। उन्हें जान के कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, बस उन्हें अपने बेटे को दुख खोने का दुख था और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था जो उन्होंने करा था। उन्होंने कहा, हमारे साथ साथ वो सभी परिवार, वो सभी गांव वाले जिन्होंने ऐसा करा था, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी गहन बीमारी के साथ काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन अरुण को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वरना हम कभी उसे उस रोड से जाने ही नहीं देते। लेकिन तुमने हमारी इतनी हेल्प करी, ये हमारे लिए बहुत है। राघव मन में ये चीज़ लेके घूम रहा था कि कितने बदनसीब माँ बाप हैं बेचारे, जिन्हें जलाने के लिए अपने बेटे की लाश भी नसीब नहीं हुई। तेज़ हवाएं चल रही थी। धूल से फली हुई सड़कों पर तेज़ी से सिमरन की बस बढ़ रही थी। लगभग 8 वर्षों के बाद वो अपने ननिहाल जा रही थी। बचपन में जब आप मेले में जाने वाले होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, वक्त मानो कटता ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल अभी सिमरन का था। खिड़की के बाहर सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ और उनके पीछे लहलाते हुए खेत उसे अपने बीते कल की याद दिला रहे थे। ठीक अपने नाना की तरह साइकोलॉजी में उच्च शिक्षा हासिल कर रही थी वो। डॉक्टरी की पढ़ाई आसान तो होती नहीं है, तो थोड़ी शांति के लिए वो अपने नैनीहाल जा रही थी। मुंबई में काफ़ी चहल पहल थी। इसी से दूर गांव आत्मचिंतन व मनन के लिए उपयुक्त स्थान होता है। सिमरन के बचपन का काफ़ी समय अपने नाना नानी के साथ बीता था। पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे, उनका तबादला होता रहता था। ऐसे में वो अक्सर माँ के साथ ननिहाल आया करती थी। भले ही आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं, पर बचपन में जब आप सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं तो ननिहाल से अच्छा कोई विद्यालय नहीं और नाना नानी से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। आपके हर क्यों, कैसे, कब आदि पर एक नया कहानी, अनंत किरदार रच दिए जाते हैं, जो आपका परिचय सोशली और मानवीय मूल्यों से करवाती हैं। लगभग 3 घंटे बाद बस रुकी और कंडक्टर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, चलिए चीमनपुर आ गया है, कोई उतरने वाला है?" सिमरन ने कहा, हाँ जी हाँ जी, मुझे उतरना है।" वो गेट पर पहुंची थी कि सामने उसके चाचा खड़े थे। उन्हें देखते ही बच्चे की तरह कूदकर उनके गले लग गई। चाचा ने भी हंसते हंसते सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है तू चुलबुल। इस पर सिमरन भी बहुत सिकड़ते हुए बोली, चाचा अब मुझे कोई उस नाम से नहीं बुलाता, बड़ा अजीब लगता है, आप भी मत बुलाइए। चाचा ने कहा,
बड़ी हो गई है पर मेरे लिए अभी भी बच्ची है। फिर हल्के से कान नीचते हुए बोले, संस्कार कहाँ हैं तेरे? पैर कौन छुएगा? चल जल्दी से झुककर प्रणाम कर। सिमरन बच्चों की तरह रोते हुए बोली, गलती हो गई चाचा जी, आप कान छोड़िए तभी तो मैं पैर छू पाऊंगी। फिर उसने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बहाने बनाते बोली, अरे चाचा, आपको देख इतनी खुश हुई कि प्रणाम करना ही भूल गई, वरना आपको तो पता है मैं बचपन से ही कितनी संस्कारी हूँ। सिखाया भी आपने ही है। इन सब मामलों में मैं शिकायत का मौका कहाँ देती हूँ। चाचा ने कहा, अच्छा मेरी अम्मा कितना बोलती है, अब पता चला क्यों तेरा नाम चुलबुल रखा था। अब चल घर, बाकी बात वहीं करेंगे। माँ और पापा तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठ गए। अंकिता का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। करीब 60 से 70 परिवार वहाँ रहते होंगे। चारों तरफ हरियाली, खेत और पोखरे थी। ज़्यादातर लोग किसान थे। उसके नाना अपने समय के मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। गांव की भाषा में कहें तो दिमाग के डॉक्टर थे। कई बार सम्मोहन इत्यादि के प्रयोग से उन्होंने पुलिस की मदद भी की थी। संदिग्ध अपराधियों को सम्मोहित कर सच उगलवा लेते थे। अक्सर वे इन कहानियों को सिमरन को सुनाते और बिना पल के झपकाए मुंह खोल सुनाती रहते। इन्हीं कहानियों ने शायद उसे साइकोलॉजिस्ट बनने का प्रोत्साहन दिया। वो जब घर पहुंची तो आंगन में काफ़ी गांव वाले खड़े थे। अचंभित हो उसने अपने चाचा से पूछा, ये सब क्या है चाचा जी, इतनी भीड़ क्यों है? चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तेरे स्वागत को आए हैं। नन्ही चुलबुल इतनी बड़ी डॉक्टर जो बन गई है, इन सब से वो थोड़ी असहज महसूस करने लगी। तो चाचा ने कहा, अरे डर मत, खाएंगे नहीं तुझे, और हाँ, बड़ों के पाँव छूना मत भूलना। ये सुन उसने तैयोरियाँ चढ़ाते चाचा की ओर देखा। अचानक ही उसे बस स्टॉप की कांच खिंचाई याद आ पड़ी। सो डर से हंसते हुए सभी बड़ों से मिलकर उनके पैर छुए। सभी ने आशीर्वाद देते हुए उसके सफलता की सराहना की। घर के भीतर जाकर नाना नानी से लिपट गई वो, और बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए बोली, अब वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। नाना ने कहा, मत जाना, तुझे भगा कौन रहा है? शरारत भरे अंदाज में बोली। चाचा भगाना चाहते हैं। बस स्टॉप पर उन्होंने कान खींचा, और वो भी जोर से। देखिए कितना लाल हो गया है। इस पर नानी ने सर पर हाथ फेरते कहा, उसकी चिंता मत कर, जा, चाची छत पर होंगी, कपड़े सुखा रही होंगी, बोल दे उन्हें। चाचा चंबा से बोले, अरे झूठ बोल रही है, जिसे बचपन में बोलती थी। उसने मेरे पैर नहीं छुए, संस्कार भूल गई थी, सो याद दिला दी। इस पर बच्चों की तरह खिलखिलाते बोली, संस्कार तो आपको चाची सिखाएंगी, अभी शिकायत करती हूँ। और छत की तरफ भागी। उसके इस बचपने पर सब हंस पड़े। ऊपर चाची से मिलते ही गले लग गई। चाची ने भी काफ़ी प्यार जताया और कहा कितनी सुंदर हो गई है, एकदम राजकुमारी जैसी। इस बात पर सिमरन ने शर्माते हुए अपने हाथों से मुंह को छुपाया। रात खाना खाने के बाद सिमरन सभी के साथ आंगन में अलाव के पास बैठी थी। सभी उसकी पढ़ाई की बातें पूछ रहे थे। कुछ देर बाद सिमरन ने कहा, नाना जी कितने दिन हो गए हैं, कोई कहानी सुनाइए ना। नानी ने कहा, अरे देर हो गई है, कल सुन लेना। और नाना भी बहुत थक गए हैं, अभी सोने चल। पर वो कहाँ मानने वाली थी। इन्हीं कहानियों ने तो उसे प्रेरित किया था। बाकी सभी हार मान सोने चले गए। नाना जी कुछ सोचते बोले, वैसे तो मैंने तुझे कई कहानियाँ सुनाई हैं, आज कुछ नए ढंग से करते हैं। अब तू भी साइकोलॉजिस्ट है तो मैं अपने एक मरीज़ की कहानी तुझे सुनाता हूँ, पर पूरा नहीं बल्कि खंडों में, और हर खंड के बाद तुझे बताना होगा कि आखिर हो क्या रहा था। उत्साहित होकर सिमरन ने हामी भर दी। नाना जी शुरू करते हैं। बार मेरा तबादला रांची के जमशेदपुर में था। तू काफ़ी छोटी थी,
सुंदर जगह थी। लोग काफ़ी भोले और वहाँ पर मिलनसार थे। उस समय लोग अंधविश्वास में यकीन रखते थे। जादू टोना, भूत प्रेत की चर्चाएं आम थी। उसी समय मेरे पास एक केस आया। जो मरीज था वो गांव की एक लड़की थी। जब मैं वार्ड में पहुंचा तो मैंने देखा लोगों ने उसे रस्सी से बांध रखा है। वो काफ़ी उग्र हो रखी थी। डरावनी आवाज़ में रहीम नाम के व्यक्ति से प्रतिशोध लेने की बात कर रही थी। देखते ही मुझे दोहरे मानसिकता का मामला लगा, क्योंकि उस समय महिलाएं आज की तरह इतनी स्वतंत्र नहीं थी। सो अक्सर प्रताड़नाएं और बंधन उनके मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती और वो वेदना कभी कभी दोहरे मानसिकता को जन्म दे देती थी। मुझे देखते ही उसके पिता हाथ जोड़ते हुए आए और बोले, डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हो गया इसे। अचानक ही ऐसे गहरे आवाज़ में चिल्लाने लगी और बालों को नोचने लगी। मैंने रोकने की कोशिश की तो नाखून से पूरे गले को खुरच दिया। गाँव वाले बोलते हैं कि इसमें प्रेत है, पर मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ ले आया। कुछ कीजिए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे आश्वासन देकर शांत किया और बोला, क्या नाम है इसका। उसने कहा, नीरजा। मैंने पूछा, कब से ऐसा है। उसने कहा, कल रात से। पहले ऐसे ही चीखती, फिर बालों को नोचती, कहती कि मुझे उसे मारना है, मुझे उसे किसी भी हालत में मारना है और मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कुछ घंटे वो करते रहती और फिर बेहोश हो जाती। उठने पर इसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये झटके आते जाते हैं। इस विवरण ने मेरे शक को और सच कर दिया। मुझे विश्वास था कि नीरजा को मानसिक रोग है। मैंने उन्हें समझाते सभी को बाहर जाने को कहा और कंपाउंडरों को उसे रस्सी से आज़ाद करने को कहा। काफ़ी मेहनत के बाद वे उसे बिस्तर पर लिटा उससे उसके हाथ पैर बांध आए। मैंने नर्स को नींद की सुई देने को कहा। जैसे ही वो सुई लगाने को हुई, नीरजा गरजते हुए बोली, कुछ भी कर ले, तू उसे बचा नहीं पाएगा, मैं मार दूंगी उसे। सुई लगने के बाद वो बेहोश हो गई। मैंने नर्स को उसके शरीर के जख्मों की पट्टी करने को कहा और साथ ही उसके नाखून भी काटने को बोला, ताकि वो खुद को या किसी को चोट ना पहुंचा पाए। शाम को जब मैं वापस आया तो उसके घर वाले बेसब्री से मेरी राह तक रहे थे। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए मामला थोड़ा पेचीदा है, समय लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगी। उसे यहाँ कुछ दिन रखना पड़ेगा। आप में से केवल एक यहाँ रुकिए, बाकी घर चले जाइए। इस पर उसके पिता ने कहा, मैं रुकूंगा साहब, इन लोगों को घर भेज देता हूँ। ये कहते वो सबको लेकर बाहर चला गया। मैंने नर्स से नीरजा का हाल पूछा तो उसने कहा, उसे होश आ गया है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ये कहकर मैं उसके पास गया तो आंखें बंद कर वो लेटी हुई थी। मैं पास बैठते हुए कहा, नीरजा, अब कैसा लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पहले से अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, पर थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। मुझे क्या हुआ है, बस तो जाऊंगी ना। मैंने डांडस बढ़ाते कहा, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी दवाई, आराम और बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उसने स्वीकृति में सर हिलाया। मैंने आगे पूछा, तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर उसने ना में जवाब दिया और कहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं बस शाम को घर के आने वाले बगीचे में बेल का फल तोड़ रही थी और तभी मुझे अचानक से सिरहन महसूस हुई। लगा कोई पीछे खड़ा था। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से पास की झाड़ियों में सुगबुगाहट हुई तो मैं डरकर भाग गई। माँ को बताया तो उन्होंने झट से काली सरसों और मिर्च जलाकर मेरी नज़र उतारी। उसके बाद उन्होंने मुझे खूब डांटा। कहा, कितनी बार बोला है शाम को अकेले बगीचे में मत खेला कर।
मानती नहीं है बिल्कुल भी तू। फिर मैं खाना खाकर सो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। मुझे विश्वास था कि गांव की कहानियाँ उसके दिमाग में वहम की तरह बैठ गई होंगी और अकेलेपन ने उसे इस प्रेत का रूप दे दिया होगा। सो मैंने उसे सम्मोहित करने का सोचा। नर्स की मदद से मैं उसे सम्मोहन कक्ष में ले गया। उसके पिता को भी मैंने अंदर बैठने और देखने को कहा। उसके पिता को भी मैंने अंदर बैठने को कहा और देखने को कहा, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि ये कोई प्रेत का चक्कर नहीं बल्कि महज मानसिक बीमारी है। वहाँ उसे लिटाकर मैंने उसे आँख बंद करने को कहा और बोला, अब आप लंबी सांसें लो और हल्के से छोड़ो। याद रखो, तुम्हें वही सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। केवल मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। मैं 1 से 10 तक गिनती गा रहा हूँ। हर संख्या के बाद तुम्हारी नींद गहरी गहरी होती जाएगी। ये कहकर मैंने गिनती शुरू की और जब मैं 3 पर पहुंचा पर उसकी सिसकी निकलने लगी। उसके साथ उसकी आवाज़ अजीब सी हो गई, मानो गुर्राने जैसी। मैं समझ गया वो उस रूप में आ चुकी है। सो मैंने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, बताओ, कहाँ हो तुम? इस पर वो भारी आवाज़ में बोली, वो नहीं थी, वो सो चुकी है, तुमने मुझे जगाया है। मैंने आगे पूछा, तो तुम कौन हो? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, मेरा नाम सीमा है, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं उसका बदला लेकर रहूँगी। मैंने कहा, किससे बदला और आखिर क्यों? इस पर उसने कहा, मैं जमशेदपुर में ब्याही थी। मेरे पति का नाम रहीम था। उसने अपने प्रेमिका के चक्कर में मेरी हत्या कर दी और अफवाह उड़ा दी कि मैं दूसरे के साथ भाग गई। मैं इस पाप के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तभी मुझे चैन मिलेगा। ये कहकर वो तेजी से हाथ पैर चलाने लगी। उसे उग्र होता देख मैंने उसके वहम को दूर करने के लिए काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुने ये हो नहीं पा रहा था। मैंने उससे बोला, देखो, ये महज तुम्हारा वहम है, निकाल फेंको इसे, तुम कर सकती हो। इस पर वो ज़ोर से ठहाके लगाते हुए बोली, डॉक्टर, तुझे भरोसा नहीं है ना, तो जा और इसके घर के आगे के खेत के दक्षिण कोने को खोद। वहाँ मेरे कपड़े और सिंगारा का पिटारा होगा, जा देख ले। वो खेत मेरे ससुर की है। मुझे लगा कहीं मैं उसे खो ना दूँ, क्योंकि उसकी दूसरी शख्सियत उस पर हावी होती जा रही थी। मैंने जल्दी उसे सम्मोहन से बाहर निकाला तो वो जागती हुई पूछी, क्या हुआ था डॉक्टर साहब? मुझे फिर कमज़ोरी लग रही है। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, सो जाओ आराम से। इस पर वो आंख बंद करके सो गई। मैंने नर्स को उस पर नज़र रखने को कहा और घर चला गया। सुबह जब वापस आया तो गेट पर उसके पिता और उसका बड़ा भाई मिला। झट से आगे बढ़ उन्होंने कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है और कुछ दिखाना है। मैंने कहा, बताइए क्या बात है। इस पर उसके भाई ने कहा, आपको पता है वो सच बोल रही है, वो खेत खान साहब का है और उसके छोटे बेटे का नाम रहीम है। मैंने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, उसने कहीं से सुना होगा इस घटना के विषय में, सो एक कहानी बना ली उसके दिमाग ने। ऐसे मामले में यही होता है। इस पर उसने कहा, डॉक्टर साहब, वो उस समय छोटी थी, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। आप मेरे साथ आइए, कुछ दिखाना है। मैं आश्चर्य में उनके साथ चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद उसके गांव उसी खेत पर पहुंचा। जब सीमा द्वारा बताई हुई दिशा में पहुंचा तो कुछ मजदूर वहां खुदाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे वहां दफन साड़ियाँ दिखाईं। कुछ देर और खोदने पर एक संदूक मिली। उसे खोलने पर उसमें श्रृंगार का सामान था। मैं चौंक उठा
कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सभी चीज़ों पर मुझे भरोसा नहीं था। मैं विज्ञान से ताल्लुक़ रखता था। इस घटना को समझने के लिए मेरा दिमाग झट से तर्क ढूंढने लगा। मैंने उन्हें ये सामान ले चलने को कहा। अपनी गाड़ी में वापस बैठ अस्पताल की ओर बढ़ा, पर रास्ते भर मेरे दिमाग में इस घटना को समझने की कोई होड़ चल रही थी। अशांति के कारण मैंने ड्राइवर को घर की ओर चलने को कहा। सिमरन, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो सामान वहाँ कैसे पहुँच गया? अगर पहुँचा तो हमारी मरीज को कैसे पता? इस पर सिमरन ने कहा, नाना जी, मुझे लगता है कि हमारा मरीज यानी वो लड़की खेल खेल उन वस्तुओं को ढूंढ निकालती थी। भय से उसने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। यही भय उसके वहम का कारण बनी और उसने इसे एक किरदार का रूप दे दिया। इस पर नाना जी बोले, नहीं, वो सामान धरती में काफ़ी भीतर दफन थी। इतना गहरा वो नहीं खोद पाती। सिमरन ने अचंभे से प्रश्न पूछते कहा, नाना जी, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि सच में उसके भीतर प्रेत था? क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा ज़ोर से हंसी आ जाएगी। नाना जी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। ऐसा करो, अब चलकर सो जाओ, सुबह चर्चा होगी, दोनों सोने चलेंगे। बिस्तर पर सिमरन के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। आखिर नाना जी वैज्ञानिक होकर इन सारी अफवाहों पर यकीन कैसे कर रहे हैं? लेकिन ये भी अजीब है कि उस उम्र में यानी 15 साल की लड़की को उस जगह के बारे में कैसे पता चला? आखिर उसे इस बारे में कैसे पता? क्या इस वैज्ञानिक युग में भी भूत प्रेत सत्य हो सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी कोई संसार है? उस घटना के विषय में सोचते हुए सिमरन को सोने में देर हो गई। सुबह आँख खुली तो 10 बज चुके थे। झट से उठकर भागते हुए नानी के पास गई जो माला जप रही थी। पूछा, नाना जी कहाँ हैं? बहुत ज़रूरी बात करनी है। नानी बोली, अरे पहले मुँह हाथ तो धो ले और नहाकर नाश्ता कर। एक तो इतनी देर से उठी, गांव में सब सुबह उठ जाते हैं। हे भगवान, शहर जाकर एकदम बर्बाद हो गई है ये लड़की। जा पहले नहा ले, फिर बात करना। इस पर झुंझलाते हुए सिमरन बोली, मगर नानी बहुत ज़रूरी है। इतना सोचने पर तो जवाब आया है, कहीं भूल गई तो? नानी बात काटते हुए बोली, मगर वगर कुछ नहीं, चल पहले नहा कर आ। इस पर बच्चों की तरह बुदबुदाते हुए सिमरन नहाने चली गई। चाचा तंद कसते हुए बोले, देखा माँ, ऐसे ही नहीं इसका नाम चुलबुल है, बस फुदकती रहती है। सब हंसने लगे। नाश्ते के बाद सिमरन ने दोबारा पूछा, अरे अब तो नाश्ता भी कर लिया है, बताइए ना नाना जी कहाँ हैं? नानी ने कहा, जा पीछे बगीचे में पेड़ पौधे को पानी दे रहे होंगे। वो झट बगीचे की तरफ भागी। वहाँ पहुँची तो देखा नाना जी कटाई छटाई कर रहे थे। पहुँचते ही बोली, नाना जी मुझे जवाब मिल गया। नाना जी ने पूछा, किस चीज़ का? बोली, हमारे मरीज़ के साथ जो हो रहा था उसका। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या समझ आया? सिमरन ने बोला शुरू किया, देखिए, इसमें दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वैज्ञानिक आधार, जिसे हम तथ्यों की मदद से समझने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा पारभौतिक आयाम, जिसे साबित करने के लिए अभी वैज्ञानिक के पास तथ्य नहीं है। वैसे कई वैज्ञानिक आत्मा को ऊर्जा के रूप में देखते हैं, पर अभी ये बहस का विषय नहीं है। या तो हमारे मरीज को कहीं से सीमा के साथ घटित घटना का पता चल गया था, और क्योंकि वो अक्सर अकेली रहती है तो उसके बाल मन ने इस वहम को जन्म दिया। पर इससे उन साड़ियों और संदूक का राज नहीं खुलता है ना। हाँ, अगर हम अलौकिक या पारभौतिक आयाम के नज़रिए से देखें तो हो सकता है कि कहीं ये सीमा का पुनर्जन्म हो, क्योंकि आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना मिटाया जा सकता है। वो इस संसार में शुरुआत से है। एक तरह की ऊर्जा को हम दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि हमारे मरीज़ के भीतर ठीक वही ऊर्जा का एक अंश हो जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी।
नाना जी ने कहा, वाह, मानना पड़ेगा, तुमने भी वही सोचा जो मैं उस वक्त सोच रहा था। लेकिन इसमें एक संशय है। मैंने इस विषय में कुछ दिन गहन अध्ययन और चिंतन किया था। आत्मा को समझने के लिए मैंने न केवल मशहूर वैज्ञानिकों के कामों को पढ़ा, बल्कि धार्मिक ग्रंथों की मदद ली। देखो, मानव मस्तिष्क के 4 भाग हैं: मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखो, चित्त हमारे मन का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो ये विशुद्ध है। इसमें ना तो कोई याद है और ना ही कोई सोच। ये हमारी इंद्रियों से मिली जानकारी का आंकलन कर हमारी चेतना को पूरा करता है। मान लो हमारे मरीज ने ये सब सुना किसी के मुंह से, और उसके चित्त ने उसमें एक ऐसी चेतावनी को जन्म दिया जो सीमा का जीवन था। हमारे मरीज ने ठीक ऐसे ही घटना पर गहन चिंतन किया होगा, जैसे एक योगी इस ब्रह्मांड का सच जानने के लिए करता है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सीमा गई कहाँ। उसका ब्याह तो अमीर घराने में हुआ था, जहाँ सारी सुख सुविधा थी, तो फिर वो भागी क्यों? इसी कारण से शायद उसके मस्तिष्क ने उन आयामों को छू लिया जो भौतिक नहीं था, बल्कि अलौकिक था। यही सोच मैंने अगले दिन उसे दोबारा सम्मोहित किया। जब वो गहरे सम्मोहन में चली गई तो मैंने उससे इस बारे में पूछा कि क्या उसने इस विषय पर सोचा या सीमा के बारे में कहीं किसी से सुना। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक अजीब से शांति फैली हुई थी उस कक्ष में। मैंने दोबारा सवाल किया तो वो बोली, डॉक्टर, तुम जाओ जो समझो, पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं कैसे आई इसके भीतर। ज़रूरी ये है क्यों आई हूँ। सालों के तजुर्बे से मैं ये समझ चुका था कि इन मरीज़ों से अगर ऐसी अवस्था में आप उनके बातों को मानने से इनकार कर दो तो वे उग्र हो उठेंगे या फिर वो शक्तिशाली हार मान जाएंगी। इसलिए मैंने अपने सवालों से मरीज़ को कुरेदना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये महज उसका वहम है और वो डरी हुई है, उसे खुद पर काबू करना पड़ेगा। इतना ही तो कहा था मैंने कि वो तेज़ आवाज़ में चीखने लगी। उसकी आवाज़ मर्दाना हो चुकी थी, जानवरों की तरह गुर्रा रही थी। वो तेज़ी से हाथ पैर खींचने लगी थी। खतरे का आभास होते ही मैंने कंपाउंडर और नर्सों से उसके हाथ पैर को बिस्तर से बांधने को इशारा किया, पर वो तेज़ी निकली। उसने लात मार मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरी छाती पर बैठ मेरे सर के बालों को पकड़ मुझे खुद की तरफ उठाया। और फिर मैंने कानों में कहा, तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो ये जान ले कि आज रात से तुझे सब यकीन हो जाएगा। मैं तुझसे तेरे घर में मिलूँगी। जब वो ये कह रही थी तो मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। सुर्ख लाल थी उसकी आंखें, पुतलियाँ फैली हुई थीं। लगा मानो गहरे अंधेरे कुएं जैसी हो। मुझे लगा कि मैं सम्मोहित हो चुका था। वो तो समय रहते मैंने उन लोगों से उससे मेरा गला छुड़वाने को कहा, वरना कुछ देर में ही मेरी मौत हो जाती। जैसे तैसे कर उसे बिस्तर से बांधा गया, पर मेरा हौसला अब जवाब दे चुका था। मैंने नर्स से उसे बेहोशी की सुई देने को कहा और घर को निकाल गया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजती रही, मैं तुझसे तेरे ही घर में मिलूँगी आज रात, और तब तुझे यकीन हो जाएगा। मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। दर्द से मेरा सर फट रहा था, क्योंकि तेरी नानी तेरे साथ गांव आ गई थी तो मैं वहाँ अकेला था, और पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा था। उस रात खाना खाने के बाद जब मैं सोने गया तो लगा जैसे मुझ पर कोई भार हो। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। खुद को शांत करने के लिए मैंने दर्द की एक गोली ली और सोने चला गया। देर रात अचानक मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ। दर्द इतना तेज़ था कि मेरी नींद टूट गई। मैंने उठने की कोशिश की पर उठ ना सका। खिड़की से आ रहे चंद्रमा की मध्यम रोशनी के अलावा पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक कमरे के कोने पर मेरी नज़र गई। एक स्याह आकृति वहाँ थी। डर से मैं चीखना चाहता था, पर हल्की सिसकी के अलावा
कुछ निकल ना सका। लगा मानो मेरे पूरे शरीर में लकवा मार गया हो। वह साया मेरी ओर बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ती त्यों त्यों उसके पीछे पूरा कमरा मानो अंधेरे के आगोश में डूब जाता। वो आकर मेरे सीने पर बैठ गई। मैं सुनसा पड़ा रहा। मेरी पलकें मानो झपकना भूल चुकी थी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। तभी एक आवाज़ मेरी कानों में गूंजी। मेरी आंखों में देख। मैंने देखा लाल आंखें जिसमें अजीब सी गहराई हुई थी। उसने कहा, तुझे यकीन नहीं था ना, तो ले, मैं तुझसे मिलने आ गई। डर मत, मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ। मुझे तेरी मदद चाहिए उस गुनहगार को सज़ा दिलाने में। तू मेरी मदद कर और मैं वादा करती हूँ कि उस लड़की को और तुझे कभी नहीं सताऊंगी। बोल, करेगा मेरी मदद? उसके सवाल के बाद मेरा मन हल्का सा हो गया। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। हिम्मत कर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर मुझे मारो मत। मेरा घर बाहर है, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उसने कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगी। जब तू उठेगा तो अपने मरीज के घर वालों को बोल, उसी खेत के पूरब दिशा में जो सूखा कुआं है उसकी तफसीफ करने कहना, और जो भी मिले उसे पुलिस को ज़रूर दिखाना। मैंने हाँ में जवाब दिया। ठीक उसके बाद अचानक एक झटके से मेरी आँख खुल गई तो देखा सवेरा हो चुका था। मैं इतना डर गया था कि मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। ये कहते हुए नाना जी रोने लगे। सिमरन उनसे लिपट गई और बोली, रोइए मत नाना जी, ऐसी परिस्थिति में हर इंसान डर जाएगा। अब सब ठीक है, आप घर चलिए। सिमरन ने सहारा देकर उन्हें उठाया और घर की ओर चल पड़ी। इस घटना को सुन सिमरन के मन में हजार सवाल उठ खड़े हुए। आखिर ये सपना था या सच? परिस्थिति इतनी भयानक कि नाना जी आज भी रो रहे हैं, तो वो डर कैसा रहा होगा? कुएं में ऐसा क्या था जो साए को खुद आकर बताना पड़ा? भूत प्रेत आत्माएं क्या सच में संवाद कर सकती हैं? भौतिक और अलौकिक जगत का मेल क्या है? महज वहम नहीं है? समझ नहीं आ रहा था। खौफ इंसान को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन से या उससे जुड़ी किसी भी पहलू को खोने से डरता है। इसलिए वो कमज़ोर होता है, ये जानते हुए कि यह शरीर महज धरती पर मिलने वाले रसायनों से बना है।